Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to another lecture for the subject Business and Technology. आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दो लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, इसमें से आपके 2 से 3 एमसीक्यू जरूर आते होते हैं। अब वो डिपेंड करता है मार्क्स पे, 1 मार्क भी हो सकता है, 2 मार्क्स भी हो सकता है, बट ज्यादातर 2 मार्क एमसीक्यू इस सेक्शन में आता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके 4 to 6 मार्क्स जो हैं वो इस चैप्टर में कवर किए जा सकते हैं। ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके बीटी के एग्जाम के लिए, एज वेल एज आपके ऑडिट एंड एश्योरेंस का जो एग्जाम होता है, डबल ए जो होता है, उसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को थोड़ा बहुत एसबीएल में भी टच किया जाता है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि इस लेक्चर को आप ध्यान से सुने एंड प्रॉपरली आप इस चैप्टर को समझें। इस चैप्टर को कवर अप करने के बाद हम बीटी का 50% कोर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी दिस चैप्टर इज द टाई ब्रेकर। और इस चैप्टर को करने के बाद 15 चैप्टर्स हमारे जो है बीटी के हो गए होंगे, जो कि बेसिकली बीटी का 50% कोर्स है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं और हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैं इसको सीजी लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द वे इन विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है। ये वो तरीका है, ये वो कॉन्सेप्ट है, ये वो मॉडल है, ये वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनके जरिए आप कंपनीज को डायरेक्ट करते हो, कंपनीज को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो और उसको कंट्रोल करते हो। ठीक है। ये जो इसकी डेफिनेशन है आपने याद रखना है, ये कैडबरी कमेटी थी एक हमारे पास 1992 में, उसने इसकी डेफिनेशन जो है वो प्रपोज की थी। तो मैं दोबारा एक दफा बता देता हूँ, बहुत इजी, लेकिन थोड़ी सी इसमें बातें थोड़ी ज्यादा हम करेंगे। ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है वो तरीके जिनसे आप अपने बिजनेस को सही तरीके से और अच्छे वे में डायरेक्ट करते हो और उसको कंट्रोल करते हो। ठीक है। डायरेक्ट एंड कंट्रोल का क्या मतलब है? इन सिंपल टर्म्स, आप अपने बिजनेस को कैसे अच्छे तरीके से चला सकते हो, आ, उनको हम जो है इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो यूके जो चीज फॉलो करती है, तो हम कहते हैं यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है। ठीक है। यूके का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है वो अराउंड प्रपोज किया गया था 1980 से 1990s के दरमियान, और ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। जो यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड का क्या मतलब है? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, उसको हम कोड कहते हैं। ये बेसिकली 1980s 90s में जो है वो प्रपोज किया गया था, और आजकल ये दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। और बहुत सी कंपनीज जो हैं वो इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को फॉलो करती हैं। बहुत सी कंपनीज जो हैं वो इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को जो है वो फॉलो कर रही होती हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग जो हम इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड में पढ़ते हैं दैट इज एजेंसी कॉन्सेप्ट। आपने चैप्टर नंबर, मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था एजेंसी कॉन्सेप्ट का, मैं उसका लिंक भी उस लेक्चर का यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो यू गाइस कैन वॉच दैट एज वेल। एजेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है? एजेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो पार्टीज के दरमियान ये रिलेशन बताता है, एक प्रिंसिपल पार्टी एंड एक एजेंट पार्टी, राइट? तो आई बिलीव आपको आइडिया होगा पहले से। तो एजेंसी कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मैं अब ज्यादा डिटेल में तो नहीं इसमें डिस्कशन करूंगा बिकॉज दिस इज समथिंग यू गाइस ऑलरेडी नो। सो शेयर होल्डर्स जो होते हैं दे आर ओनर्स, ओके, जिसको हम कहते हैं दे आर प्रिंसिपल, ओके। एंड जो डायरेक्टर्स होते हैं आपके आर एजेंट्स, एजेंट्स, ठीक है। तो एजेंट बेसिकली कौन होता है? एजेंट इज हायर्ड बाय प्रिंसिपल। ठीक है। और बेसिकली ये जो एजेंट्स होते हैं, आपके जो डायरेक्टर्स होते हैं, ये कंपनी का लुक आफ्टर करते हैं और कंपनी को इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स चलाते हैं। नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्फ, बट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो चलाते हैं। दिस इज एजेंसी कॉन्सेप्ट।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड का वन ऑफ द मेजर कोड एंड वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि आपकी जो कंपनी होगी उसमें शेयर होल्डर्स आपके ओनर्स होंगे, एंड आपका जो डायरेक्टर है वो आपका एजेंट होगा। डायरेक्टर को हायर किया जाएगा शेयर होल्डर्स की रिप्रेजेंटेटिव पे, एंड जो डायरेक्टर्स होंगे वो कंपनी को इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो चला रहे होंगे। ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत ज्यादा कोड्स आ जाते हैं। मैं इन कोड्स का जो है वो वन बाय वन हम इनको डिस्कस जो है वो करते हैं, एंड लेट्स सी कि हम ये देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग तो मैंने आपको एजेंसी कॉन्सेप्ट बता दिया। अब जो सेकंड बात हम करेंगे दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी हमने रिसेंटली मैंने एक लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड, सॉरी मैं वर्ड्स भूल जाता हूँ, लेक्चर जो है मैंने पोस्ट किया था और उसमें भी मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में डिस्कशन की थी, और मैंने आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में जरूर बताया था। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कमेटी होती है ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट होती है आफ्टर द सीईओ। ओके। और इनको कंट्रोल कौन करता है? जो बोर्ड ऑफ, मैं अब इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बीओडी लिख रहा हूँ। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेड इज कौन कौन सा हेड होता है? वो आपका सीईओ होता है। ठीक है। मैं अब इसमें पॉइंट्स लिखूंगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज टू टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। ओके। दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी एक इसका हिंट दिया था। पहले जो टाइप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं, इसको एग्जीक्यूटिव नहीं पढ़ते, इसको एग्जेक्टिव डायरेक्टर पढ़ते हैं। और दूसरा हमारे पास होते हैं नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। ओके। अब एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं? दे आर फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ओके। दे आर द फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं, एंड दे आर इन्वॉल्व in daily, or you can say they are involved in strategic decisions of company, and they are involved in management। ठीक है। तो याद रखिएगा, आपके जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली आपकी कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं, और ये बेसिकली कंपनी में जो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बनाने हैं, अच्छा कंपनी को एक्सपेंड करना है या नहीं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं, किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है या नहीं, बजट्स अप्रूव करने हैं, फिर इसके अलावा अगर रीऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, रिडंडेंसी, इस तरीके के जितने भी बड़े डिसीजंस होते हैं वो कंपनी में एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स ओवरसी करते हैं। तो ये कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो है वो दे आर नॉट द फुल टाइम एम्प्लॉयज, दे आर इंडिपेंडेंट पार्टी। ठीक है। याद रखिएगा, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर जिसको एनईडीज भी कहते हैं, एनईडी, मैं यहाँ नाम भी इनका लिख देता हूँ, इनको कहते हैं ईडी। ठीक है। मैं हाई बोल्ड कर देता हूँ, एंड इसको कहते हैं एनईडी, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। Non-executive directors, they are independent party hired by shareholders to oversee and uh, criticize criticize EDs in managerial tasks, managerial and decision मेकिंग टास्क। अब देखिए, ईडीज जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर है वो कंपनी को अपने इंटरेस्ट में ना लेके चलें, दे ऑलवेज शुड टेक द कंपनी इन द शेयर होल्डर इंटरेस्ट। इस बात को देखने के लिए, इसको ओवरसी करने के लिए, एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आपके जो शेयर होल्डर्स है वो किन को हायर करेंगे? वो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स को हायर करेंगे। अब नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर आपकी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी कंपनी में आएगा। लेट्स से कंपनी में हर महीने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, तो वो जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होगा ना वो सिर्फ उसी दिन कंपनी में आएगा, एक दिन। ठीक है। तो एक टाइम पे एक बंदा जो है वो डिफरेंट कंपनीज का नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर हो सकता है, और इनका सिंपल काम ये होता है
कि दे हैव टू ओवरसी, दे हैव टू ओवरलुक द स्ट्रैटेजीज जो आपके ईडीज बनाते हैं। उन्होंने कोई भी डिसीजन लिया है, उस डिसीजन की वैलिडिटी को चेक करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, राइट। और इस तरीके से सही डिसीजंस कंपनी में लिए जाते हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी अबाउट ईडीज एंड अबाउट नॉन ईडीज। ठीक है, याद रखिएगा, ईडीज जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हें कंपनी से सैलरी मिलती है, गाड़ी मिलती है और फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को क्या मिलता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कुछ भी नहीं मिलता। ये भी आपका कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में बहुत डिटेल से ये सेक्शन है, लेकिन ऑल्दो यहाँ पर समराइज फॉर्म में मैंने आपको समझाना है, आपकी बुक में भी समराइज फॉर्म में है। तो याद रखिएगा कि जो ईडीज होते हैं वो आपके फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं, उनको हर तरह के बेनिफिट्स कंपनी देती है। लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, उनको कंपनी किसी तरीके का बेनिफिट नहीं देती, वो सिर्फ फिक्स्ड सैलरी पर हायर्ड होते हैं। सिंपल इनका काम ये होता है कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर एक नजर रखें और उनको क्रिटिसाइज करें इन द मैनेजमेंट प्रोसेस, इन द स्ट्रेटेजी प्रोसेस। और ये कभी भी कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं होते। एग्जेक्टिव बोर्ड ऑफ सॉरी कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ गवर्नेंस आपको ये कहता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है शुड ऑलवेज हैव इक्वल ईडीज एंड नॉन ईडीज। ठीक है, आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सॉरी, आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दैट शुड ऑलवेज हैव इक्वल नंबर ऑफ ईडीज एंड एनईडीज। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 10 डायरेक्टर्स हैं टोटल, तो उसमें से 5 एग्जेक्टिव होने चाहिए, 5 नॉन एग्जेक्टिव होने चाहिए। हेड ऑफ बोर्ड जो है वो आपका कौन होगा? वो आपका सीईओ होता है, राइट। और इसके अलावा जो है, अब सीईओ जो है वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, ठीक है। हेड ऑफ कंपनी जो है ना, हेड ऑफ कंपनी शुड बी अ चेयर। आपका चेयरमैन जो है वो, जिसको हम इन सिंपल टर्म्स चेयर कहते हैं, वो आपका कंपनी का हेड होता है। ये बात याद रखिएगा, जो चेयर होता है इज ऑलवेज नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। वो कौन होता है? वो एक नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होता है। जो सीईओ होता है वो कौन होता है? वो एक एग्जेक्टिव डायरेक्टर होता है। चेयर एंड सीईओ कैन नेवर बी सेम पर्सन। कभी भी सीईओ और चेयर एक बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो फिर उस बंदे के पास सुप्रीम अथॉरिटी आ जाती है और उसके आगे कोई भी नहीं बोल सकता। तो सीईओ एंड चेयर दे आर ऑफ इक्वल, बट द डिफरेंस इज सीईओ नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, वो कंपनी को चला रहा होता है। सीईओ वो कंपनी का ओवरऑल लुक आफ्टर करता है, और जो सीईओ होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आपका हेड होता है। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी। देन इसके अलावा भी बहुत सी इसमें जो है वो चीजें हैं, लेकिन यहाँ तक ही आपकी बुक्स में इसको एक्सप्लेन जो है वो किया गया है। ठीक है, तो स्पेशली याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, कि कभी भी चेयर और सीईओ एक जैसा बंदा नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। तो आपका मैंने यहाँ पर आपको क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया कि पहला एजेंसी कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में इस तरीके की देखो डिटेल्स बताई हुई हैं कि अगर आपने कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना है तो फिर आप जो है इस तरह की डिटेलिंग जो है अपनी कंपनी में कर सकते हो। फिर इसके बाद नंबर 3 जो है हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कमेटीज। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये कहती है कि यार, अगर आपने अपनी कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना है तो आपने अपनी कंपनी में कुछ कमेटीज बनानी होंगी। ठीक है, और वो कमेटीज क्या होंगी? द वेरी फर्स्ट कमेटी जो आपने बनानी है, दैट इज रेम्यूनरेशन कमेटी। रेम्यूनरेशन कमेटी बेसिकली कौन सी कमेटी होगी? इट विल कंटेन, सबसे पहले तो याद रखिएगा, इंक्लूड एनईडीज ओनली। ठीक है, आपके रेम्यूनरेशन कमेटी में कौन लोग आएंगे? सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आएंगे, और इसका काम क्या होगा? टू हैव अ चेक एंड बैलेंस ऑन रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन कहते हैं सैलरीज को, ऑफ ईडीज।
ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपकी जो रेम्यूनरेशन कमेटी होगी वो उसमें कौन लोग होंगे, उसमें सिर्फ आपके एग्जेक्टिव नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होंगे। इसका काम क्या होगा, इसका काम सिंपल ये होगा कि जो सैलरीज जो बेनिफिट्स डायरेक्ट एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स को मिल रहे हैं उन पर चेक एंड बैलेंस रखे, सो दैट कोई भी डायरेक्टर अपनी पोजीशन का अब्यूज ना कर पाए एंड उससे कोई भी जो है वो बेनिफिट, इलीगल बेनिफिट या कोई भी नॉन डिस्क्राइब्ड बेनिफिट जो है वो ना ले पाए। ठीक है। तो रेम्यूनरेशन कमेटी का ये काम है, इससे ज्यादा जो है डिटेलिंग की कोई जरूरत नहीं है आपको। देन वी हैव नॉमिनेशन कमेटी। अब नॉमिनेशन कमेटी में जो है कौन लोग होंगे, इसमें आपके एनईडीज भी होते हैं, आपके ईडीज भी होते हैं। इसका काम क्या होता है, टू नॉमिनेट ओनली द कैंडिडेट्स फॉर बोर्ड, हम यूं कह लेते हैं टू नॉमिनेट दी कैंडिडेट्स फॉर बीइंग कंसिडर्ड, या टू बी कंसिडर्ड लिख लेते हैं ज्यादा बेहतर है, टू बी कंसिडर्ड फॉर द एग्जेक्टिव और फॉर द ईडीज। ठीक है। तो नॉमिनेशन कमेटी में कौन से लोग होंगे, एनईडीज एंड ईडीज दोनों पाए जाते हैं। और इन इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि उन लोगों को नॉमिनेट करे जिनको हमने एग्जेक्टिव डायरेक्टर बनाना है। यानी कि अगर आपको पता है कि हर 3 साल बाद जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स है वो रोटेट होते हैं, राइट। तो जब उनकी रोटेशन होगी तो रोटेशन होने के बाद आपकी एक नॉमिनेशन कमेटी होगी जो बोलेगी अच्छा अगर 15 कैंडिडेट्स है तो उसमें से 5 कैंडिडेट्स जो हैं हम नॉमिनेट करते हैं, और इन पांचों में से जो है 3 4 को बनाया जाए एग्जेक्टिव डायरेक्टर। तो फिर वो किन को बनाया जाएगा वो फिर शेयर होल्डर्स वोटिंग करके फैसला कर लेते हैं, बट नॉमिनेट कौन करेगा, नॉमिनेशन कमेटी नॉमिनेट करेगी। देन हम बात करते हैं ऑडिट कमेटी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ओके। अब ऑडिट कमेटी में कौन लोग होंगे, इसमें सिर्फ आपके याद रखिएगा नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। आपकी ऑडिट कमेटी में नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होते हैं। इट्स अ इंडिपेंडेंट कमेटी, ऑब्वियसली एनईडीज है तो इट शुड बी एन इंडिपेंडेंट कमेटी। ओके। और इसका काम क्या होता है, इसका काम नंबर 1 होता है टू असिस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। ठीक है। नंबर 2, टू हेल्प प्रिवेंट एंड डिटेक्ट, टू हेल्प प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर। नंबर 3, टू असिस्ट एक्सटर्नल ऑडिटर। नंबर 4, टू असिस्ट इंटरनल ऑडिटर। मैं आपको ऐसा से ये चीजें सारी बताता हूँ। एंड नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू रिजॉल्व इश्यूज बिटवीन ईडीज एंड एनईडीज। ठीक है। तो ये 5 काम आपकी ऑडिट कमेटी के होते हैं। मैं दोबारा से एक दफा बता देता हूं, ऑल्दो इट्स वेरी क्लियर। नंबर 1 हमारे पास क्या है, नंबर 1 ये है कि आपने असिस्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में। देन फ्रॉड एंड एरर्स को होने से रोकना है। देन आपने एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को हेल्प आउट करना है, रिजॉल्व इश्यूज करने हैं बिटवीन द ईडीज एंड एनईडीज। ठीक है। अब एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर में क्या फर्क होता है, तो इस पर भी थोड़ा सा आपने जो है वो थोड़ा सा इस बारे में भी देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम इसका ना बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर कौन होते हैं। इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर जो है वो एम्प्लॉय होता है कंपनी का, ये एक एक्सटर्नल पर्सन होता है। ठीक है। इंटरनल ऑडिटर का काम क्या होता है, टू चेक effectiveness of controls and चलिए यहां तक लिख लेते हैं, टू चेक कंट्रोल्स इन कंपनी। कंपनी में जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं, कैमरास लगे हुए हैं, क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं।
जब चेक साइन होता है तो क्या दो लोग उसको साइन करते हैं या नहीं। फिर इसके अलावा और भी इस तरीके के जो कंट्रोल्स होते हैं वो कंपनी में देखता है कि कंपनी में जो काम हो रहे हैं क्या वो ठीक तरीके से हो रहे हैं या नहीं। दिस इज अ वेरी इन डिटेल चैप्टर ऑफ योर F8, दैट इज ऑडिट इंश्योरेंस। ठीक है। तो इंटरनल ऑडिटर याद रखिएगा एक एम्प्लॉय होता है। अब एम्प्लॉय का क्या मतलब है, वो कंपनी में काम करेगा। ठीक है। तो वो कंपनी से इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है। और उसका काम क्या होता है कि कंपनी में जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं उनको चेक करे कि क्या वो कंट्रोल्स ठीक लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। अब ये किसको रिपोर्ट करेगा, देखो अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं होगी तो इसका ऑब्वियसली काम है कि मैनेजमेंट को रिपोर्ट करे। राइट। तो देखो अगर ये मैनेजमेंट को जाके बोलेगा कि जी सर देखें आपने कैमरास लगाए हुए हैं, आपके कैमरास काम नहीं करे, तो मैनेजमेंट बोलेगी अच्छा तुम हमसे ही पैसे लेके हमें ही बोल रहे हो। राइट। सो इस तरीके से इंटरनल ऑडिटर की जो इंडिपेंडेंसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है। लेकिन एक एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है वो एक एक्सटर्नल पर्सन होता है, और वो बेसिकली ये आता है कंपनी में और चेक करता है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। वो ये देखता है कि क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही और ट्रांसपेरेंट व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही, क्या उनमें सही बातें लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई। ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ आपने की है। तो इन तमाम चीजों को आपका एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो देखेगा। इससे ज्यादा एट दिस लेवल इनको जानना जो है वो मजीद जरूरी नहीं है। तो आपने बस सिंपल समझना है इंटरनल ऑडिटर कौन होगा। ये बेसिकली एम्प्लॉय ही होता है कंपनी का। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि कंपनी में जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं, जो मेयर्स लगे हुए हैं, उन तमाम मेयर्स को समझे और उनकी खराबियां जो है वो मैनेजमेंट को बताए। ठीक है। फिर इसके अलावा जो है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो एक्सटर्नल पर्सन होता है, और उसका काम ये होता है कि वो आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे कि क्या वो ठीक है या नहीं। ठीक है। आई होप तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर ऑडिट कमेटी एक और काम भी जो है इसमें करती है, विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग का हरगिज मतलब सीटी बजाना नहीं है। विसल ब्लोइंग का मतलब है कि जब कंपनी में आप कोई फ्रॉड होता हुआ देख रहे हो तो आप ऑडिट कमेटी के पास जाके उसके बारे में बता सकते हो। ठीक है। तो ऑडिट कमेटी के ये तमाम काम थे। फिर इसके अलावा और भी बहुत सी जो है हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट्स हैं, लेकिन आपके बुक में यहीं तक इन्हीं 3 पॉइंट्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद हम मजीद थोड़ा सा जो है वो बात कर लेते हैं कि अच्छा अगर हम जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हैं। ठीक है। अगर हम जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या उसके फायदे हैं, और अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो उसके क्या नुकसानात होंगे। राइट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सबसे पहले कंपनी परफॉर्मेंस की बात होती है। देखो जब आपकी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होगा तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग को फॉलो कर रही है। ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स भी बिलीव कर रहे होंगे आप पर, एंड आपका जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, उसको ट्रस्ट होगा कि हाँ यार इस कंपनी में एनईडीज बराबर हैं ईडीज के, इस कंपनी में चेयर सीईओ अलग अलग हैं, इस कंपनी में ऑडिट कमेटी, रेम्युनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी तीनों मौजूद हैं, इस कमेटी में हर इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर मौजूद हैं। तो इस तरीके से आपकी जो कंपनी है उसकी पोजीशन आपकी शेयर होल्डर की आप यूं कह लो कि उसकी उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी पोजीशन होती है वो बहुत अच्छा जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। देन शेयर होल्डर प्रोटेक्शन कैसे आती है, तो देखें कि आपकी ऑडिट कमेटी भी है, आपके एनईडीज भी हैं, तो आपके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे वो कभी भी गलत काम नहीं करने का सोचेंगे। ठीक है। देन नंबर 3 में अगेन जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि इन्वेस्टर सपोर्ट आपकी जो है आपको मिलती है। इन्वेस्टर्स ऑलवेज वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी जो कंपनी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। और कंपनी ट्रांसपेरेंट कब होगी, जब उसमें ये तमाम चीजें जो मैंने आपको अभी अभी बताई हैं वो मौजूद होंगी। फिर इसके अलावा रिक्वायरमेंट फॉर जो कंपनीज
आपकी स्टॉक पर लिस्टेड होती हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट है एज पर द यूके कॉर्पोरेट कोड ऑफ गवर्नेंस के वो कंपनीज जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड्स को जरूर फॉलो करे। अगर वो फॉलो नहीं कर रही, फिर उन पर लीगल चार्जेस होते हैं, उन पर पेनाल्टीज चार्ज की जाती हैं। दैट इज अगेन अ डिफरेंट टॉपिक टू डिस्कस। बट याद रखिएगा कि वो कंपनीज जो लिस्टेड होती हैं, स्टॉक पर जो लिस्टेड होती है, जिनमें लोगों का पैसा लगा होता है, उन कंपनीज को कॉर्पोरेट कोड ऑफ गवर्नेंस को जरूर फॉलो करना होता है। पर जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जो नॉन लिस्टेड कंपनीज होती हैं, अगर वो फॉलो कर रही हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो अपनी पोजीशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी फॉलो करी तो फिर उन पर कोई इस तरीके का एज लीगल चार्जेस वगैरह नहीं आते। तो आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। सो लेट्स जस्ट कीप द रेस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। बाय।